वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज शो में हम सब बात करने जा रहे हैं हमारी यूथ की, हमारे यंगस्टर की, जिनको बहुत ज़्यादा शौक होता है कि भाई हम बाहर के मुल्क जाएं और वहाँ जाकर पढ़ें और वहाँ पर ही सेटल हों, वहाँ पर ही अपना करियर बनाएं। अगर कोई रीज़न पूछे कि क्यों, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे मुल्क का मौजूदा मौशी जो निज़ाम है या मौशी सूरत हाल जो है। ऑब्वियसली यहाँ पर फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी जाए लेकिन आपको उस जॉब में इतना ज़्यादा पसीना बहा कर भी उतने पैसे नहीं मिलते जो आपको ऑब्वियसली बैरून मुल्क से जो है वो कमाई हो सकती है। सो करियर को डिसाइड करना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अक्सर जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक भी होता है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करनी पड़ रही होती है। बट अदर देन दिस, अगर मैं इसकी एक और चीज़ की बात करूं कि हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वी गो अब्रॉड और हम वहाँ जाके स्टडी करें। सो ये बहुत से केसेस में जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे कैन नॉट अफोर्ड और वो चाहते हैं कि हम बैरून मुल्क जाएँ और स्कॉलरशिप पर जाएँ और हम वहाँ जाके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेल करें, वहाँ पर पढ़ें। सो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से हम एक अच्छी स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं बल्कि ऑब्वियसली एडिशनल बेनिफिट्स, ये कौन से मुल्क जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं करियर काउंसलर राबेल खालिद। राबेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जिन लोगों ने भी जाना है उनको किन किन बातों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी से? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो बैरून मुल्क जाने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें बेसिकली है कि आपकी स्टैंडर्ड एजुकेशन विच इज़ टिल योर 12th ग्रेड। अगर आप इंग्लिश सिस्टम की बात कर लें तो टिल ओ लेवल्स, ए लेवल्स और टिल FSC इन बोर्ड, ये चीज़ होती है। एंड देन यू नीड अ गुड स्कोर इन आईएलट्स। आईएलट्स में आपका अच्छा ग्रेड आ जाए 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 6, एंड दिस इज़ यूनिवर्सल फॉर प्रीटी मच एवरीवेयर। पूरी दुनिया में आईएलट्स चल जाता है। दूसरे स्कोर्स भी होते हैं लाइक PTE, डुओलिंगो, लेकिन हम IELTS ही प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा थोड़े बहुत फाइनेंसेस हों, ज़्यादा ना भी हों, तो हम फिर भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट यू नीड बेसिक फाइनेंसेस टू गो। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, देयर इज़ योर डोमिसाइल, देयर इज़ योर बैंक स्टेटमेंट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आपको ये चीज़ चाहिए होती है इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, देखें, जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है तालीम के हवाले से कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो अच्छी हैं, वहाँ जाया जा सकता है? तो बेसिकली बहुत कंट्रीज़ हैं, यू कैन गो टू एनी कंट्री, लेकिन अब डिफरेंट क्राइटेरिया हर कंट्री का। अगर आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप चाहिए तो अमेरिका, USA। अगर आपको जल्दी PR या नेशनैलिटी चाहिए दैन यू वुड ईदर गो फॉर कनाडा, या आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आप ट्राई करेंगे। बाकी इफ़ यू वांट टू कम बैक, अगर आपने वापस आना है और आपका वहाँ रहने का इरादा नहीं है तो फिर आप UK टारगेट करें। इसके अलावा हमारे पास यूरोप भी है, उसमें हंगरी आ जाता है, पोलैंड आ जाता है हमारे पास, इसके अलावा आइसलैंड है, हमारे पास बहुत कंट्रीज़ हैं हमारे पैनल पे। तो इनमें से कोई भी कंट्री जिस आपको सूट करे, और आपका गोल क्या है, अगर आपने उधर रहना है, कमाई करनी है, या वापस आना है, या सिर्फ पढ़ के वापस आ जाना है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पे क्राइटेरिया पे कंट्रीज फॉल करते हैं। अच्छा, ये तमाम आपने जिन भी कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर हर एक की प्रेफरेंस भी तो होती है ना। हम इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको एजुकेशन से दिलचस्पी होती है। वैसे तो मोस्टली मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बाहर जाके कमाइयों पे लग जाते हैं और उनकी जो डिग्रीज़ होती हैं या उनके जो कोर्सेज होते हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल। बेसिकली टॉप की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं आईवी लीग, जो सारी अमेरिका में होती है। इनमें आ जाती है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, रॉबर्ट गॉर्डन, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आईवी लीग में आती हैं। और आईवी लीग में नॉट एवरीवन कैन गेट इनटू देम, हर बंदा उसमें नहीं जा सकता। उस क्राइटेरिया की एक्सेप्टेंस रेट बहुत थोड़ी है, और जो बंदा उस क्राइटेरिया पे फॉल करेगा वही जा सकता है। और यूजुअली उनके ग्रेड्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको फुल स्कॉलरशिप मिल जाती है, इंक्लूडिंग बोर्डिंग, हाउसिंग, आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्यूशन फ़ी। कुछ यूनिवर्सिटी तो इवन आपकी रिटर्न टिकट भी स्पॉन्सर कर देती है। तो ये क्राइटेरिया है बेसिकली। और हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पैनल पे
जैसे हार्वर्ड और लोग स्टैनफोर्ड। आपके साथ ऑब्वियसली आपका कोई नाम होगा उस पैनल का, या कोई फेसबुक पर आपके कोई पेजेस वगैरह होंगे. हाउ कैन पीपल एक्चुअली कनेक्ट विद यू? जी, पीपल कैन कनेक्ट विद मी थ्रू आवर वेबसाइट. हमारी वेबसाइट है दुनिया वाइज ऑफिशियल की. आई एम दी HOD ऑफ ऑपरेशन एंड सेल्स देयर. तो उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं. उस पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे और आप फॉल कर जाएंगे क्राइटेरिया के अंदर. फिर आपको हमारी जो CSR डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस का, वो आपको ईमेल करेगा और उससे पता चलेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के कौन से क्राइटेरिया, कौन से कोर्स के अंदर फॉल करते हैं. दैट्स द बेसिक थिंग. बिल्कुल ठीक. अच्छा, इंग्लिश में महारत होना, प्रोफिशेंसी होना, एफिशिएंसी होना इंग्लिश लैंग्वेज में, ये कितनी ज़रूरी है और कहाँ का क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा सख्त है इंग्लिश के हवाले से? इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश तो सारे कंट्रीज का एक बेसिक, मैंने आपको बताया था, टेस्टिंग सिस्टम होता है, वो IELTS है. तो उसमें आपको 6.5 ओवरऑल बैंड चाहिए, नो बैंड लेस देन 6. उसमें 4 आते हैं, यानी कि वो आपका वो मतलब हर एक में 6 से कम बैंड ना हो, जो स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग, राइटिंग में. हाँ, और ओवरऑल 6.5 ओवरऑल 6.5 होना चाहिए. तो ये प्रीटी मच यूनिवर्सल है पूरी दुनिया के लिए. इसके लिए आपकी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत बुरी होनी चाहिए. दरमियानी जो आई थिंक हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन की है, हमारे यंगस्टर्स इतनी बोल लेते हैं, वो आपको चाहिए. अच्छा, अगर किसी का बैंड बहुत अच्छा भी हो जाए तो वो एडिशनल बेनिफिट उसको देता है या ये खैर है इसकी? जी बिल्कुल, वो आपको बेनिफिट देता है. आपकी स्कॉलरशिप ज़्यादा अच्छी लग सकती है उस पर. आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपका बैंड ज़्यादा अच्छा है, अच्छी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं. और नीश कोर्सेज जैसे मीडिया स्टडीज़ हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, उनमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए एक अपने चैलेंजेस होते हैं. बाहर के ममालिक में एजुकेशन हासिल करने के लिए, या व्हेन students from Pakistan they go abroad, उनके लिए what are the basic challenges or the main challenges that they actually face when they move there? मेन चैलेंज बेसिकली यू आर गोइंग अवे फ्रॉम होम. तो कुछ स्टूडेंट्स को होम सिकनेस हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स को जब खुद आना जाना पड़ता है, बसेस लेनी पड़ती है, वहाँ उनके पास जाते साथ गाड़ी तो होती नहीं है, उनको शटल सर्विस यूज़ करनी पड़ती है, ट्रेन यूज़ करनी पड़ती हैं, इनमें उनका मसला आता है. फिर दूसरी चीज़ आती है प्रोक्रेस्टिनेशन, जो है काम को डिले कर देना, असाइनमेंट्स को लास्ट मिनट तक छोड़ देना. दैट इज़ वेरी बैड. और हमारी पाकिस्तानियों की ये बहुत आदत है कि हम हर काम लास्ट मिनट पे करते हैं. जो मर्जी काम हो हम लास्ट मिनट पे करेंगे, पहले नहीं सोचेंगे कि यार ये काम हम पहले कर लेते तो ऐसे हो जाता, मैनेज कर लेते, एक टाइम टेबल बना लेते. तो ये बेसिक मसले हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. मजीद कौन कौन से चैलेंजेस हैं एंड हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ इफ यू प्लान टू गो अब्रॉड, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. तो हम बात कर रहे थे कि बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, और ऑब्वियसली जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ से अब्रॉड जाता है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं. हम बात कर रहे थे चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन आ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जब बच्चे वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली आसाइशों की आदी होते हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं. सो मेन चैलेंजेस ये हैं. पढ़ाई के दौरान किस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, या अगर आप अच्छा मुनासिब पढ़ते हैं तो आप चीज़ों के साथ टैकल कर लेते हैं? बेसिकली पैटर्न ऑफ एजुकेशन का होता है जो यहाँ थोड़ा मुख्तलिफ, वहाँ थोड़ा मुश्किल है. यहाँ कहा जाता है कि आप रटे मार लें, आप उनको याद कर लें और वैसे ही वैसे आप छाप के आ जाएं इन दी एग्जाम. वहाँ इस तरह नहीं है. वहाँ कोर्स वर्क्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, टीम वर्क होता है आपका कि आप टीम को कितना अच्छा लेके चलते हैं और वो टास्क पूरे टीम ने कैसा अकॉम्प्लिश किया. ऑब्वियसली आपको जज तो किया जाता है आपकी ओन पर्सनल परफॉर्मेंस पे, लेकिन अगर आपको टीम लीडर बना दिया गया है तो आपने पूरी टीम को साथ लेके चलना है और इस टास्क को दिए हुए टाइम में एफिशिएंटली कंप्लीट करना है. इसमें हमारे स्टूडेंट ज़रा मसला करते हैं कि जब वो सही टीम में काम नहीं कर पाते, जब वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते उनको, और उनका टास्क फिर रह जाता है. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इस वक्त अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, आपने कहा कि यूएसए में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स, इवन 200%, उसके लिए आपका खुद काबिल होना वो कितना ज़रूरी है? यानी कि आपके मार्क्स कितने होंगे या आपकी परसेंटेज कितनी होगी, आपके ग्रेड्स कितने होंगे कि आप वो 200% वाली स्कॉलरशिप्स के लिए यू आर एलिजिबल टू गो फॉर इट? जी देखें, 200% स्कॉलरशिप्स तो
नॉट एवरीवन क्वालिफाइज फॉर दैट, हर कोई उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता. उसके लिए आपके एक्सेप्शनल ग्रेड्स होने चाहिए, आइल्स में बहुत अच्छा बैंड होना चाहिए, या तो आप यूएस के लिए आइल्स कर सकते हैं, आप सैट कर सकते हैं. तो एसईटी कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ आइल्स पे एग्री कर लेती हैं. उसके लिए आपका एक्सेप्शनल बैंड होना चाहिए, आपका एटलीस्ट 1400 से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए सैट में, और आइल्स में एटलीस्ट 7 से प्लस बैंड होना चाहिए आपका, और आपके ग्रेड जो है एटलीस्ट 85 to 90% होनी चाहिए उसके लिए. तो नॉट एवरीवन फॉल्स फॉर दैट, बट इफ समवन डज, देयर लाइफ इज मेड. बिल्कुल ठीक हो गया. और इसके साथ साथ अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, सो एट दिस टाइम कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ दे रही हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली जो हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको सुन के यानी वो सर्च भी कर सकते हैं. अगर हम अमेरिका की बात करें, व्हाट अबाउट यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़? जी ऐसे है कि कनाडा में बेसिकली जो आप हेल्थ केयर में जाते हैं उस पर बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जीटी रिक्वायरमेंट होती है, एक फॉर्म होता है आपको फिल करना होता है. अगर आप उसके लिए फॉल कर जाते हैं तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी लग सकती है. इसके अलावा कमीशन मैंने उनको दिया, ये फोटो लगी हुई है, ये देखिए मैं कागजात जमा करा रहा हूँ. रहे हैं टिल ग्रेड 12 या फॉर मास्टर्स, वो डिपेंड करता है आपने अंडरग्रेड में जाना या पोस्ट ग्रेड में. तो उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है. और स्कॉलरशिप इतने ज़्यादा नहीं होते इन यूके और इन ऑस्ट्रेलिया. अगेन मैं ये पुश करूँगा कि यूएस में आप अप्लाई करते हैं, आप फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल एड से आपका बहुत एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं. फाइनेंशियल एड बेसिकली क्या है कि आप, एक होता है वो फाइनेंशियल एड जो आपको अपनी स्टडीज़ के बाद वापस करनी पड़ती है, एक फाइनेंशियल एड वो होती है कि वो आपकी ही है, आपकी उन्हें हेल्प कर दी. सो हाउ वुड यू डिफाइन इट, अगर मैं समझना चाहूँ कि फाइनेंशियल एड बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल एड बेसिकली दो तरह की होती है. एक वो लोग उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं जो वहाँ के नेशनल्स हैं, और एक वो लोग जो इंटरनेशनल्स हैं. नेशनल्स के लिए फाइनेंशियल एड होती है कि आपको डेट दे देते हैं, लोन दे देते हैं, तो आपकी स्टडीज कवर हो जाती हैं. लेकिन वो जो आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी में से कटते रहते हैं इफ़ यू अर्न अ सर्टेन अमाउंट. लेकिन जो इंटरनेशनल जाते हैं उनके लिए होता है कि उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है, तो फाइनेंशियल एड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. वो क्वालिफाई करते हैं तो दैट्स टोटली वेव्ड ऑफ, उनको दोबारा पे नहीं करनी पड़ती वो. और ये फाइनेंशियल एड वाली जो ऑप्शन है, क्या ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है या सिर्फ यूएस के लिए? जी कनाडा के लिए भी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है, लेकिन जो परसेंटेज यूएस ऑफर करता है वो कोई और कंट्री नहीं करता, नॉट इवन द यूके. जी. अच्छा, वैसे ये क्या है कि आप यूएस को बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि यूएस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन गो टू यूएस, और जिस तरह से आप वहाँ पर मिलने वाली फैसिलिटीज़ की भी बात करें इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड? तो बेसिकली मैं इन तीनों कंट्रीज़ में मैंने विजिट किया हुआ है. मेरी अपनी डिग्री हार्टफोर्डशायर से है, यूके से, इन बीबीए. तो मैंने इन तीनों कंट्रीज़ के पैटर्न ऑफ एजुकेशन को देखा हुआ है. टीचर्स कितने कोऑपरेटिव हैं, स्कूल कितना अच्छा है, उनकी फैसिलिटीज़ कितने अच्छे हैं, उनका फैकल्टी कितना अच्छा है. और इन माई एक्सपीरियंस, इवन दो कि मेरी डिग्री यूके से है, मैं कहूँगा कि यूएस जितने हेल्पफुल लोग, हॉस्पिटेबल लोग और जितने कोऑपरेटिव लोग हैं कहीं नहीं है. और वो स्टूडेंट्स को लिटरली हेल्प करते हैं कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है, कोई मेडिकल इशू आ रहा है, फाइनेंशियल इशू आ रहा है, अगर आपके एजुकेशन में आपको मसला आ रहा है तो हम आपकी हेल्प करेंगे. आपको काउंसलर साइन किया जाता है, आप जाते हैं, वो आपको काउंसिल करते हैं कि आपने किस कोर्स में जाना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आप इस कोर्स के लिए फॉल करते हैं. अगर आपको कोई मसला आ रहा है पढ़ाई में या आप बीमार हो गए हैं तो आपका एग्जाम हम बाद में ले लेंगे या आपका रीशेड्यूल कर लेंगे, आपको रिमीडियल क्लासेस देंगे. तो ये पैटर्न ऑफ एजुकेशन और किसी कंट्री का नहीं है. बिल्कुल ठीक हो गया. जी 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 जी. और मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छी पढ़ाई ले एट लो कॉस्ट. तो ये यूएस ही ऑफर वो यूएस ही ऑफर करे. अच्छा, उसके बाद देखें बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अगर हमने यहाँ पे पढ़ा है हम अपनी लाइफ भी वहाँ पे ही सेटल करें. तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके, ये आपको क्या ऑफर करता है? इनमें आपको वर्क परमिट्स क्या मिलते हैं? एक होता है ना यूके में आपने अगर 4 साल की डिग्री या 2 साल आपको काम के लिए मिल जाते हैं. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इवन फॉर यूके व्हाट इज द क्राइटेरिया इफ यू वांट टू स्टे देयर, इफ यू वांट टू वर्क देयर एंड इफ यू वांट योर लाइफ टू बी मेड देयर? स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, जैसे अगर आप हेल्थ केयर में जाते हैं तो फिर आपकी नेशनलिटी इजी होती है. आपको आपकी डिग्री के बाद यूके में 2 साल का PSW मिलता है. PSW स्टैंड्स फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. वो आपको मिल जाता है. तो वो बेसिकली एक टाइम होता है आपके पास, उसमें आप जॉब देख सकते हैं अपनी, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है वो आपको स्पॉन्सर कर देंगे फॉर अ वर्क वीज़ा. फिर आपको एक्सटेंडेड वीज़ा मिल जाता है ताकि आप उधर काम कर सकें. उसके अलावा PR के सिस्टम ईजी है, वो है ऑस्ट्रेलिया में एंड इन कनाडा.
उसके लिए अगर आपने किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी के लिए फॉल करना है और इजी राउट के थ्रू जाना है जो जल्दी हो, वो स्टडी ही है। अगर आपके पास उस कंट्री की क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको इजीली पीआर और जॉब मिल जाती है। लेकिन हर कंट्री की डिग्री हर कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होती। आपके पास उस कंट्री की रेलेवेंट डिग्री होगी, आपको जॉब मिल जाएगी, दैट लीड्स टू पीआर एंड नेशनैलिटी। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में पीआर वाला जो आप सिस्टम बता रहे हैं वो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर इजी है, बाकी यूके और यूएस में भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इजंट सो? जी बिल्कुल, इट इज़ अ बिट टाइम टेकिंग। और पीआर नेशनैलिटी के लिए आई वुड रिकमेंड फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड देन द यूएस। आई वुडंट रिकमेंड द यूके सो मच। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इतना इन्फ्लक्स आ गया है, इन्फ्लेशन उनकी इतनी हाई हो चुकी है कि वो अब ज़्यादा लोगों को स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे, और अभी भी लॉस भी उनके चेंज हो रहे हैं। तो आई वुड रिकमेंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूएस फॉर नेशनैलिटी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, और आपने बड़ी अच्छे से जो डिटेल्स हैं राबेल वो हम लोगों के साथ शेयर की। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आई एम श्योर कि आज वाला जो सेगमेंट है वो हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त एस्ट्रोलॉजर इमरान अली साहब शो में मौजूद हैं, और आप सब भी शो में लाइव कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मेरा अपना स्टार है तो मैंने आज सबसे पहले कैप्रिकॉर्न है। आप फर्स्ट पे, हम कैप्रिकॉर्न को रख रहे हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। कैप्रिकॉर्न वाले दबाव के तहत नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पाएगा उनसे। अगर उन्होंने नई चीज़ें कोई भी स्टार्ट करनी है तो जो भी चीज़ वो सोचें उसको पहले रिटर्न करें, उस पर फोकस करें, और फिर वो उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि प्लानट जो हैं वो आपको दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन वो प्रैक्टिकल कुछ करने नहीं देगा। तो उसको करने के लिए आप लिखें और फिर उस पर फोकस करें कि आज करना है, और अपने आप को मार्क्स दें कि ये मैंने आज इतने % काम किए, इतने % नहीं किया, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सैटर्न जब भी आपके उस पे घर पे आता है, आपके चूँकि सेकंड हाउस में है, तो 60-70 जो लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता 60-70, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे फिर बहस शुरू कर देंगे और एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। दबाव की तहत की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं, इतना प्रेशर इनके ऊपर आया कुछ अरसे से। तो जस्ट एक्सरसाइज करें, खुली ताज़ी हवा में रहें, और जो भी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकल, शाम को अपने आप को मार्क्स दें कि क्या किया क्या नहीं, फिर आप बहुत अच्छा आगे चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्बास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी, क्या सवाल पूछना है आपने? मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त मेरा कैसा गुजरेगा। आने वाला वक्त अब्बास का कैसा गुजरेगा? मुकम्मल तारीख़ पैदाइश शेयर कीजिएगा। 1994। क्या? 1/5/1994 और 94? जी। 1/5/1994 अब्बास का आने वाला वक्त कैसा रहेगा? 1 मई। आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले वक्त के बहुत अच्छा और बनाने के लिए आपको फोकस करना है किसी एक चीज़ पे, क्योंकि आप एक चीज़ पे जो फोकस नहीं कर पा रहे, किसी एक चीज़ पे फोकस कर लें। जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप, क्योंकि आप में ईगो बहुत है, आप किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, अच्छे बहुत हैं लेकिन ईगो को थोड़ा कम कर लें, तो आपके लिए नेक्स्ट ये वाला साल जो है, साल के एंड में अगर आपने किसी एक चीज़ पे फोकस कर लिया तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्वेरियस वालों के लिए, चूँकि सैटर्न का ही घर है लेकिन इसको राहु भी रिप्रेजेंट करता है, तो आउट ऑफ कंट्री से एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी। 3rd हाउस में जुपिटर है, उनको बहुत हेल्प करेगा। एक्वेरियस वालों को बिल्कुल नई कोई भी उनके काम शुरू करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं नए आ सकते हैं। 28 जनवरी के बाद यूरेनस जैसे ही रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होगा तो उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एक्वेरियस वालों को। व्हाट अबाउट पाइसेस? अच्छा नहीं, हमारे साथ एक लाइव कॉलर हैं, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी वालेकुम सलाम। जी, मुकम्मल तारीख़ पैदाइश और क्या मालूम करना है आपको? 24 जनवरी 1994। 24 जनवरी 1994। व्हाट डू यू वांट टू आस्क? क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, जॉब के बारे में पूछना है कि कब तक होगी ना। बहुत जगह पे ट्राई किया और तकरीबन जब से मेरी डिग्री एंड हुई है कहीं पे भी जॉब का जॉब नहीं मिल रही, कब तक मिल जाएगी? 24 जैन वालों को
یہ جنوری کے بعد جاب ملے گی، اور ان کو غصہ نہیں کرنا. آپ اپنے پلان جو ہیں بالکل 2 سے 3 پلان سے زیادہ نہ بنائیں. کافی پلان ہوتے ہیں دماغ کے اندر، ان کو صرف منتشر خیالات کو ختم کریں اور 2 سے 3 جگہ اپلائی کریں. 28 جن کے بعد آپ کو نئی اپرچونیٹیز اور نئی جاب میں آفر آ سکتی ہے. پائسس والوں کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ راہو آیا ہے 18 سال کے بعد. پائسس والوں کے لیے راہو آیا تو ان کو بہت ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو پریزنٹیشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے، چینج ہو سکتی ہے. اس میں بہت پازیٹیوٹی آ رہی ہے. اور اگر وہ ان کو ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں، ہاسپٹل جا سکتے ہیں، اگر وہ اپنا صدقہ دعا جو بھی کر سکتے ہیں کریں. یہ سال ان کے لیے تھوڑا سا پریشان رہے گا، لیکن آفٹر اپریل کے بعد ان کے لیے کافی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. پائسس سے ہم بتایا، پائسس بتا دیا. اب ہمارے ساتھ محمد امین ہے. السلام علیکم محمد امین. امین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے. ایریز والوں کے لیے بالکل نئی چیزیں ایکٹیو ہو رہی ہیں، کیونکہ جوپیٹر اس گھر پہ ہیں، سیٹرن دیکھ رہا ہے اس کو. تو ایریز والے بہت نیا کچھ کرنا جا رہے ہیں، نیا کچھ کر سکتے ہیں. اور ان کے 10th ہاؤس کا آنر 11th ہاؤس میں جو بھی انہوں نے خواہش رکھی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. خالد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم خالد، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ السلام، محمد خالد، 2 نومبر 1966 ڈیٹ آف برتھ ہے جی. ٹھیک ہے. تو اپنے کاروبار کے لیے، فیوچر کے لیے، صحت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، بیٹھ گیا. کاروبار، فیوچر، صحت. 2 نومبر 1966. آپ کے لیے اسٹیبلٹی جو ہے اس جنوری کی 28 کے بعد اسٹیبل ہو رہے ہیں. کافی عرصے سے اسٹیبلٹی نہیں ہے، ڈاؤن، بالکل بزنس ڈاؤن ہوا ہے. لیکن آپ کا 10th ہاؤس کا آنر جو ہے ابھی تھوڑے عرصے کے لیے وہ ڈاؤن ہوگا. مارچ اور اپریل کے بعد جو آپ نے سختیاں یہ پچھلے 1.5-2 سال سے زیادہ دیکھی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اچھا، آپ کو مارچ اپریل کے بعد بہت اچھا رزلٹ ملے گا. امین ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں. السلام علیکم امین. السلام علیکم جی، ڈیٹ آف برتھ بتا دیں اور کیا معلوم کریں. 17 اپریل 1982. 17 اپریل 1982. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال آنے والے وقت کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. آنے والا وقت، اگر تو آپ گورنمنٹ کے آفیسر ہیں تو آنے والا ٹائم آپ کا 3-4 ماہ کے بعد اچھا ہوگا. اگر آپ بزنس مین ہیں تو تھوڑا سا اپنے انداز کو تھوڑا سا پازیٹیو بنا لیں، تھوڑا سا اچھا کر لیں، کیونکہ جتنا آپ نے سٹریس لیا اب نیکسٹ جو ٹائم ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا. ٹورین جو میں اسٹوڈنٹ کے لیے کہوں گا کہ ان کے پڑھنے کے لیے اور اگر جو باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ والا سال ان کے لیے بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹ بچوں کے لیے جو بھی ٹورس ہیں وہ اپنی اسٹڈی میں بہت اچھا کمال کر سکتے ہیں. جو بھی انہوں نے جس بھی فیلڈ میں، یہ والا سال ان کو بہت جلدی آگے لے کے جائے گا. انور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم انور، کیا تاریخ پیدائش ہے اور کیا جاننا ہے آپ کو؟ میری تاریخ پیدائش ہے 15 مارچ 1962. نام؟ انور. سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ کچھ حالات تھوڑے یہ ہیں مالی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو دیکھنا چاہتا ہوں. بچے پڑھے، بچوں نے بھی کوئی نوکری نہیں، کچھ بچوں کی بھی نوکری ہو رہا. جی 15 مارچ. آپ انور نام ہے. اوکے انور صاحب، آپ کے لیے بچوں کے لیے مارچ اور اپریل کے بعد، کیونکہ سن جو ہے اپنے بہت اچھے فیز میں آ رہا ہے، تو آپ کے بچوں کے لیے یہ سال آفٹر مڈ میں مارچ اپریل کے بعد آپ کے بچوں کی جاب کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے جنوری کے بعد بہت اچھی اپرچونیٹیز اور اچھے حالات ہو جائیں گے. جو لیکوڈ کیش ہے آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اس جنوری کے بعد، اور بچوں کے لیے مارچ اپریل کے بعد بہتر ہوئے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیمنائی والے جو ہیں ان کا 7th ہاؤس 11th میں ہے، تو ان کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ذرا تھوڑا سے ٹف حالات چل رہے ہیں. اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے پارٹنر کے ساتھ بہت ٹف حالات چل رہے ہیں. جنوری کے بعد مرکری بھی ٹھیک ہو جائے گا، جوپیٹر بھی اور یورینس بھی ٹھیک ہوگا، تو اس سے ان کے اسپاؤس اور ان کی جو ریلیشن ہے، اگر جیمنائی والوں کے ریلیشن خراب ہو گئے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جنوری کے بعد دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں. فیصل ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم فیصل، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟
جی میں نے اپنی جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. میری ڈیٹ آف برتھ 11 اگست 1996. 11 اگست 1996. اچھا فیصل، آپ کی چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں کیونکہ ڈیلے اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ پلانر بہت اچھے ہیں، پلان بہت کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. تو ایک پلان بنائیں اور اس کو آپ اپلائی کریں، وہ ہو جائے گا. اور جاب کا اور کاروبار کا آپ کا اس جنوری کے بعد بہت اچھا رزلٹ ملے گا. کینسیرین والوں کے لیے اس جان کے بعد ان کو 3 طرح سے اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. کوئی 3 طرح سے بزنس کر سکتے ہیں، 3 طرح سے کوئی جاب آفر ہو سکتی ہے. اگر وہ باہر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو 2024 ان کے لیے بہت اچھا ہے. ان کے ان لاس کی طرف سے پرابلم ہوئے گی اور ہیلتھ کی طرف سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. واٹ اباؤٹ لیو؟ لیو والے گھر لے رہے ہیں یہ سال، گاڑی لے رہے ہیں، ان کے لیے یہ سال بہت برکتیں والا اور بہت اچھا ہے. ویسے تو ہر سال ہر دن بہت برکتوں والا ہوتا ہے لیکن یہ سال ان کے لیے ذرا زیادہ اپرچونیٹیز لا رہا ہے لیو والوں کے لیے. تو تھوڑا سا اگر سٹریس فری رہیں تو وہ یہ سال کامیاب بنا سکتے ہیں. ورگو والے تھوڑا سا اپنے کنفیوژن سے باہر آئے، کنفیوز بہت رہتے ہیں. ورگو والے ہر فیصلے میں کنفیوز رہنا ان کی ایک تھوڑی سی نیچر بن گئی ہے. ہارر مووی کے پروڈیوسر بالکل نہ بنے، بہت پازیٹیو سوچیں. آپ کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی، یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ 6th ہاؤس میں آپ کو ہیلتھ سے تھوڑا سا سیٹن پرابلم دے سکتا ہے لیکن اگر آپ ایکسرسائز کریں تو کافی چیزیں اچھی جائیں گی. نسیم، ڈیٹ آف برتھ؟ ڈیٹ آف برتھ ہم جانتے ہیں. السلام علیکم نسیم. جی وعلیکم السلام. 1/1/1974. کیا؟ یکم 1/1/1974. 1/1/1974. کیا معلوم کرنا ہے آپ کو؟ جی میں بیمار رہتی ہوں، میں 2018 سے بیمار رہتی ہوں. ٹھیک ہے، بہتری کب آئے گی؟ اچھا، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اوور تھنکنگ بہت کرتی ہیں، نیگیٹو نہیں ہے لیکن جو دل میں ہے وہ زبان پہ لے آتی ہیں، بالکل ٹھک کر کے کہہ دیتی ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ رکھیں، تھوڑا سا دماغ کو لائٹ رکھیں، اوور تھنکنگ نہیں کریں. آپ کے ارد گرد کی چیزیں سبھی اچھی ہو سکتی ہیں اگر آپ پازیٹیو سوچیں. جو ہیلتھ کا انہوں نے سوال کیا تو ہیلتھ جو ہے آپ کی جون کے بعد اگر یہ آج سے کرتی ہیں پازیٹیو رہنا تو جون کے بعد ہیلتھ پہ آہستہ آہستہ فرق پڑے گا. لبرا والوں کے لیے ان کے 5th ہاؤس میں سیٹن ہے، 6 میں راہو ہے. نئی جاب مل سکتی ہے، نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. ہیلتھ کا تھوڑا سا ایشو انہیں بھی رہے گا، اسٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے اور نئی اپرچونیٹیز جنوری کے بعد ان کے لیے بہت اچھی رہیں گی. بالکل ٹھیک. اشرف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم اشرف. جی وعلیکم السلام. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے اور کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میرا نام اشرف ہے اور میں طبیعت خراب ہے میری نا، مجھے فالج ہو گیا تھا تو 1975 کی پیدائش ہے میری. پرفیکٹ نہیں پتا مہینہ کون سا ہے کیا ہے، تو آپ کی مہربانی تھوڑا سا حساب لگا کے بتائیں کہ میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے لات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے. اشرف کی طبیعت کب تک ٹھیک ہوگی؟ اور 1975 ان کا برتھ ایئر ہے لیکن ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا. اچھا دیکھیں، اسٹرالوجی میں پورا برتھ چارٹ بنتا ہے، پھر ہی کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں. جو پہلا ٹول ہوتا ہے وہ ڈیٹ آف برتھ کا ہوتا ہے لیکن آپ نے اس ٹائم پوچھا، اس ٹائم کی مناسبت سے جو پلانٹ ہیں میں اس حساب سے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو یہ والا سال تھوڑا سا بہتر کر سکتا ہے اگر آپ اپنا جو بھی دعا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یا تھوڑا سا تازہ ہوا میں رہیں، تھوڑا سا فریش ایئر میں اپنے آپ کو دیں. ہر صورت، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، اپنے آپ کو لپیٹ کے دھوپ اگر نکلتی ہے جس بھی ایریا میں تو دھوپ لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. نصر اللہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نصر اللہ. کیا تاریخ پیدائش اور کیا جاننا ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کی پیدائش 19 جنوری سن 2003 ہے. 19 جنوری 2003. ٹھیک ہے. محمد عادل اس کا نام ہے. عادل. اس کا کام نہیں مل رہا ادھر پاکستان میں، اس کو کام کرنے کے لیے بیٹے رکھیں یا باہر بھیج دیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں رکھیں یا باہر بھیج دیں؟ اس کو اپنی پرورش اپنے انڈر ہی رکھیں کیونکہ غصے کا تیز ہو سکتا ہے اور وہ اسی وجہ سے اپنی اگر کام پہ جاتا ہے، کام ملے گا بھی تو تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو ہے، ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیو ہے. ایکٹیونیس کی وجہ سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملازم اچھا محنتی ہو تو وہ تو چلتا ہے لیکن غصے والا ہو تو وہ کوئی نہیں رکھتا. اور باہر بالکل نہ بھیجیے گا، اپنے پاس رکھیں، بہت اچھے رزلٹ دے سکتے ہیں. عرفان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عرفان. کیا معلوم کرنا ہے آپ کو ڈیٹ آف برتھ؟ وعلیکم السلام. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 12/12/1989.
12/12/1989 क्या जानना है आपको? जी, तो मैं तकरीबन दूसरा साल है एक ही जॉब पे खड़ा हूँ ना, अपना प्रमोशन हो रही है ना कुछ, तो इस बारे में बताएं, थोड़ा फ्यूचर के बारे में बता दें कि जॉब कंटिन्यू करें या कोई अपना बिजनेस। ठीक है, देखिए आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। आप थोड़े से रूल्स को वायलेट नहीं करते, और जो आपके को स्टाफ है, जो आपके साथ वाला स्टाफ है, उनको आपकी वजह से थोड़ी सी पेन इसलिए हो सकती है कि आप फ़ौरन से एक्शन ले लेते हैं। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश रखते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, एक दूसरे की थोड़ी सी कमी बेशी को लेके चलते हैं, फिर आप कामयाब हो सकते हैं इसी जॉब में। बिल्कुल ठीक हो गया। स्कॉर्पियो के बारे में बता दें। स्कॉर्पियन, इनका घर चेंज हो रहा है। अगर घर चेंज नहीं करेंगे तो ये अपने घर को बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। गाड़ी को सेल करने का इनका प्लान हो सकता है, गाड़ी चेंज करनी है, गाड़ी को सेल करना है। तो अगर ये मार्च तक रुक जाएं तो काफ़ी चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएंगी, और अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो इनको अप्रैल के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फैसल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम। फैसल क्या जानना है आपको? मैम मैंने भी आप आगे कॉल की थी, मैंने आपसे पूछना है कि जॉब के बारे में। मैंने आप प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें। मेरे लिए जी मैंने आपसे ये पूछना है कि मुझे जॉब ठीक रहेगी मेरे लिए कि कारोबार ठीक रहेगा? आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं अपनी बताई। फैसल की जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई थी उस हिसाब से ये कारोबार नहीं करें, आप जॉब भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि कारोबार जब भी करेंगे, आप एक कारोबार को थोड़ा सा लेके चलेंगे तो साथ ही आप दूसरे कारोबार की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे और मुतमिन नहीं होंगे। जॉब करते रहेंगे तो वो आपको एक लगेगा कि मैंने इसी पे कामयाब होना है। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपने माइंड के अंदर, आपको एस्ट्रोलॉजी में ये बताया जाता है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा यकीन के साथ आप एक जगह पे रखें, ताकि जैसे ही कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो फिर आप जंप लें। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलने से पहले ही जंप लेंगे तो गिर जाएंगे। सो आप जॉब करें, बिजनेस ना करें। ठीक है, शहनाज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। प्लीज आप अपने टीवी का वॉल्यूम जल्दी से आहिस्ता करें और डेट ऑफ बर्थ बताएं और क्या जानना है आपको। 9 अप्रैल 1982। समझ नहीं आ रही। 9 अप्रैल 1982 के मुताबिक बता दें। 9 अप्रैल जी, आपको गुस्सा जो है ज़रा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। थोड़ा सा मुनासबत से फैमिली को, जो भी आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि 9 अप्रैल है, नाम आपका जो है उससे जो डेट ऑफ बर्थ बन रही है उसमें आपका जो मार्शल लॉ है उसको कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट होके चलें तो आपकी काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शबीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर, क्या जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ भी बता दें। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2988। क्या? मेरे पास बिजनेस जो है ना, मेरा कारोबार वो नहीं चल रहा, घरेलू मामला भी बड़े डिस्टर्ब है, तो कुछ आप बता सकते हैं कब तक स्टेबल होगा? आप अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें। 2988 2 सितंबर। अच्छा, कारोबार की इन्होंने बात की है। शब्बीर साहब, आपका कारोबार जो है वो आफ्टर 1 2 3 आपको चूँकि मेंटली तौर पे आप स्ट्रेस रहते हैं कारोबार के लिए, इसको आफ्टर जून जुलाई आपका कुछ बेहतरी आएगी। क्योंकि उससे पहले जैसे ही आपके सेकंड हाउस का ऑनर मिलेगा जुपिटर के साथ, तो आपको नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आफ्टर जून जुलाई आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी के साथ हम अपना आखिरी स्टार सेजिटेरियस, उसके हवाले से बता दें मुझे। सेजिटेरियस वाले, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ जनवरी के बाद मिलेंगी। उनका घर जो है वो आउट ऑफ कंट्री ले सकते हैं। जो लोग इधर से बाहर जा रहे हैं वो अपने घर के हवाले से, रिहाइश के हवाले से फिक्रमंद होंगे। अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के हवाले से आफ्टर जनवरी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। इमरान अली हमारे साथ शो में मौजूद थे और आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये हम डिस्कस कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।